सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है फाइनेंस इनसाइड सीरीज के अंदर एपिसोड में, जिसमें दोस्तों आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं एजिस वोपेक टर्मिनल्स के आईपीओ के बारे में। समझेंगे सबसे पहले इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स, इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंकर इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, फिर करेंगे हम लोग पीयर्स कंपैरिजन और लास्ट में हम करेंगे वीडियो कंक्लूड, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये आईपीओ आपके लिए है या नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर नजर मारते हैं। तो दोस्तों जो आईपीओ है हमारा 26 मई 2025 को शुरू हो रहा है, जो कि 28 मई 2025 तक चलेगा, यानी कि 3 डेज का आईपीओ ओपन रहने वाला है। यूजुअली हमारे जो आईपीओ होते हैं 3 डेज के लिए ओपन होते हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो 223 से लेकर 235 रुपए के बीच होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अलॉटमेंट का जो चांसेस है वो ज्यादा हो, तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपर प्राइस बैंड की तरफ आप अलॉटमेंट के लिए बिड करें, क्योंकि आपके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं होता है कि अगर आप ज्यादा प्राइस बैंड की तरफ अप्लाई करते हैं शेयर के अलॉटमेंट के लिए, तो आपको पक्का शेयर जो है मिल ही जाएगा, क्योंकि शेयर्स कंपनी के पास लिमिटेड होते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होती है, अगर यानी कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो चांसेस होता है कि आपको शायद अलॉटमेंट ना हो। जैसे हमने टाटा के आईपीओ के लिए रिसेंटली देखा था कि इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन रेट हो गया था कि बहुत सारे लोगों ने अपर बैंड के भी अप्लाई करा, तब भी उन्हें शेयर्स नहीं मिली। अगर लॉट साइज की बात करें तो 63 शेयर्स पर लॉट के अंदर है, यानी कि आपको पर लॉट पड़ जाएगा 14,175 रुपीज का। अगर हम बात करें आईपीओ का इश्यू साइज का, यानी कंपनी जो है वो कितना फंड यहाँ पर रेज कर रही है, तो वो है 2800 करोड़, यानी 2800 करोड़ कंपनी इशू कर रही है। और ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, यानी कंपनीज यहाँ पे बिल्कुल टोटली न्यू शेयर्स इशू कर रही है। यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स को, अपने स्टेक को सेल आउट नहीं कर रहा है। और हम बात करें कि अगर आपको सक्सेसफुली अलॉटमेंट हो जाता है, तो ये आपके डीमेट अकाउंट में कब तक आपको रिफ्लेक्ट होंगे, तो ये 29 मई तक मोस्ट लाइकली चांस है कि आपके डीमेट अकाउंट में आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। और अगर आप बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज पे कब लिस्ट होगा, तो ये 2 जून को स्टॉक एक्सचेंज पे मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट हो जाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक हमने बेसिक डिटेल्स देख ली आईपीओ के लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी जो अपने फंड रेज कर रही है मार्केट से 2800 करोड़, इस पैसे का कंपनी कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाली है, कहाँ कंपनी इस फंड का यूज करने वाली है। दोस्तों कंपनी ने अपने डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर इन्होंने लिखा है कि इनका जो डेट रिपेमेंट है उसके लिए लोग 2016 करोड़ पैसे यूज करने वाले हैं, टोटल 2800 करोड़ के आईपीओ का। यानी हम लोग बोल सकते हैं लगभग 71% जो अपने पैसा है यहाँ पर यूज करने वाला है डेट रिपेमेंट के लिए। अभी अपना लगभग 71% आईपीओ का डेट पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक बार हम इसके बोरोइंग्स को भी देख लेते हैं, कंपनी के पास कितना डेट है। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपनी के FY24 में रिपोर्टेड लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, तो कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 2506 करोड़ का है, यानी लगभग लॉन्ग टर्म इनके पास डेट जो है वो 2500 करोड़ का है। और लगभग ये 2000 करोड़ जो है यूज करने वाले हैं डेट पेमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग इन्होंने FY24 में रिपोर्ट नहीं करा है, यानी कि कोई डेट इनके पास नहीं था FY23 में भी और FY24 में भी। हालांकि उन्होंने FY25 की रिपोर्ट जो है वो अभी पब्लिश नहीं करी है, पर उन्होंने अपने डीआरएचपी के अंदर 31 दिसंबर 2024 तक का, यानी कि लगभग 9 महीने का फाइनेंशियल उन्होंने रिपोर्ट करे हैं। और उस 9 महीने में उनका शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि लगभग इन्होंने 100 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म डेट भी उठा लिया है। तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी लगभग 100 करोड़ के आसपास का है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ का है। यानी हम टोटल डेट देखें तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म 2600 करोड़ का डेट है। तो 2600 करोड़ का डेट में से कंपनी जो है लगभग 2000 करोड़ वो पे करने वाली है इस आईपीओ के फंड का यूज करके। तो मेनली जो कंपनी आईपीओ लेके आई है वो अपने डेट रिपेमेंट को यहाँ पर पे आउट करने के लिए लेके आई है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी मेंशन करा है अपने डीआरएचपी में कि कंपनी जो है वो 671 करोड़ रुपीस, यानी कि लगभग टोटल आईपीओ का 24% पैसा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाले हैं, यानी कि अपनी उनकी जो भी स्टोरेज कैपेसिटीज है उनको इंक्रीज करने के लिए ये लोग लगभग 24% आईपीओ को यूज करने वाले फंड। इसके बाद जो भी 5% पैसा बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% का डेट पेमेंट में गया है, 24% जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और लगभग 5% के आसपास जो बचता है रिमेनिंग, वो ये अपना जनरल पर्पस के लिए यूज करने वाले बिजनेस को रन करने के लिए। यानी दोस्तों इनके डीआरएचपी के अकॉर्डिंग जो कंपनी है मेनली जो आईपीओ लेके आई है और डेट रिपेमेंट के लिए ला रही है, फिर बचा खुचा पैसा जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे कैपिटल, और उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाता है वो इनका मेन जनरल पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि कंपनी जो है उसका आईपीओ लाने का मोटिव ठीक है या गलत है, क्योंकि मोस्ट इन्वेस्टर्स ये भी सोच सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा है कि वो अपना डेट रिपेमेंट कर देगी, और कुछ इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कि कंपनी जो है एक्सपेंडिचर की तरफ पैसे भी कम लगा रही है, ज्यादातर इनका पैसा जो डेट रिपेमेंट में जा रहा है। दोस्तों ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इस कंपनी के जो एक्शन है इसको आप किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं।
अब दोस्तों इस आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि हम बात कर रहे हैं एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड के एंकर इन्वेस्टर्स की, तो इसमें टॉप अगर हम लोग ब्रोकर्स की बात करें तो जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा नोमोरा, एबरडीन जैसे भी यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर शामिल हैं। और हम लोग टोटल बात करें तो कंपनी के लगभग 32 डिफरेंट यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी ने टोटल लगभग 1260 करोड़ रुपए जो है वो एंकर इन्वेस्टर के द्वारा ही यहाँ पे फंड रेज करा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है अगर ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस और अगर कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो यहाँ पर एक जनरल जो इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन है उसको भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनका भी पार्टिसिपेशन है। हालांकि फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा आपको खुद को एनालिसिस करना होता है, दूसरों के कहने पर या दूसरों को देख के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड के अगर हम लोग बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो है ऑयल, केमिकल्स, गैसेस जैसे लिक्विड को स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देना और टर्मिनल्स प्रोवाइड कराना। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर एंगेजिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ केमिकल्स या गैसेस या लिक्विड्स, तो इन कंपनीज के लिए जो ये कंपनीज जो है वो गैसेस या फिर केमिकल्स या लिक्विड जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय इनको शिप के ऊपर लोड करना, अनलोड करना, और अगर अनलोड कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर उन्हें स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, तो वो इस जो सर्विस है ये कंपनी दे रही है, वो स्टोरेज प्रोवाइड करा रही है, साथ में लोडिंग अनलोडिंग का काम भी कंपनी खुद करती है। और कंपनी की बात करें कंपनी को रेवेन्यू मिल कहाँ से रहा है, तो कंपनी जो है वो जो भी स्टोरेज सर्विस अपनी प्रोवाइड करा रही है तो उसके लिए रेंट लेती है, यानी कंपनी जो है वो फी चार्ज करती है स्टोरेज करने के लिए। और ये कंपनी जो है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होता है, यानी कंपनी जैसे यूजुअली 3 से 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कंपनीज के साथ कि आपकी जो भी फैसिलिटी आने वाली है, यानी कि जो भी आप इंपोर्ट कराने वाले हैं या एक्सपोर्ट कराने वाले हैं उसके स्टोरेज की जिम्मेदारी हमारे पास होगी, यानी कि उसको लोड करना, अनलोड करना, साथ में स्टोर करना, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी ले लेती है। और इसके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे उनको कंटिन्यूसली जो है वो रेगुलर बेसिस पे उनको स्टेबल इनकम आती रहती है। तो जो बेसिकली जो हमारी ये जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड, ये इंडिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी टैंक स्टोरेज कंपनी है। थर्ड पार्टी इसलिए बोल जा रहा है क्योंकि ये जो भी स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर ये खुद का अपना लिक्विड या केमिकल या कोई भी गैसेस वगैरह ये स्टोर नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने अपने स्टोरेज फैसिलिटी बना रखी है। अब जो कंपनीज को इनको स्टोर करने के लिए देना है वो इन कंपनीज को देते हैं कि हाँ आप ये जो है हमारे केमिकल्स को स्टोर कर लीजिए या फिर रख लीजिए, जिसके बेसिस पे ये उनका फी चार्ज करते हैं, जो यानी कि रेंट लेते हैं जो भी वहाँ पे आपको रखना है, स्टोर करना है। अब क्योंकि कंपनी यहाँ पे खुद के कोई भी केमिकल्स या किसी भी तरह के गैसेस या लिक्विड्स को स्टोर नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम लोग थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का यहाँ पे सामान नहीं है, यहाँ खुद की यानी कि जो भी स्टोर कर रहे हैं उनका खुद का नहीं होता है, इनकी बस फैसिलिटी जो है सोर्स करने की वो खुद की होती है इनकी। अगर हम बात करें कंपनी जो है वो एलपीजी और लिक्विड केमिकल स्टोरेज के मामले में कितना मार्केट शेयर ओन करती है इंडिया का, तो लगभग 11.52% यानी कि 11.52% जो है कंपनी एलपीजी की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी का अपने पास रखती है। यानी कि मान लीजिए अगर टोटल 100% तेल जो है वो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर स्टोर हो रखा है, तो लगभग 11% जो है वो इनके पास स्टोर हो रखा है। बात करें लिक्विड्स केमिकल्स की जो स्टोरेज होते हैं इंडिया के अंदर, तो लगभग 26% जो है इन्होंने अपने पास होल्ड करके रख रखे हैं टोटल लिक्विड्स का, यानी कि इन मार्केट के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। अगर इनके मेजर टर्मिनल्स की बात करें तो इनके लगभग 18 टर्मिनल्स हैं। अगर बड़े बड़े शहर की बात जैसे मुंबई, कुंदला, हल्दिया, चेन्नई, इन सभी जगह पे इनके अपने टर्मिनल्स हैं, यानी कि पोर्ट के पास इनका अपना सेक्शन होता है जहाँ से ये लोडिंग अनलोडिंग और केमिकल्स के जो भी यहाँ गैसेस वगैरह आ रहे हैं उनको अपने फैसिलिटी तक पहुँचाते हैं। और हम लोग कंपनी की बात करें तो जो कंपनी जो है वो एक वेंचर कंपनी है, यानी कि दो कंपनीज एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड और रॉयल वोपक जो कि एक नीदरलैंड कंपनी है। तो एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड और रॉयल वोपक लिमिटेड इनके पास लगभग 50% और 47% के आसपास लगभग स्टेक है। ये कंपनी जो है तो हमारा जो एजी वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड है इसको ये दो कंपनी मेनली ओन करती है अभी। यानी कि हमारा जो एजिस वोपक टर्मिनल लिमिटेड है वो एक वेंचर कंपनी है जो कि रन हो रही है, जो कि हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज सॉल्यूशन की इंडस्ट्री में यहाँ पर वर्क कर रही है। अब दोस्तों हम जरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह के रहे हैं लास्ट 2 ईयर में। तो जैसे ही कंपनी ने अपने डीआरएचपी के अंदर रिपोर्ट कर रखा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो लास्ट फाइनेंशियल 24 की बात करें तो लगभग 561 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर यानी कि FY23 में जो कि 353 करोड़ का था तो लगभग 58.99 यानी कि लगभग 59% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर।
यानी कि रेवेन्यू जो काफ़ी बड़ी तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लोग पेट की बात करें तो कंपनी जो लास्ट ईयर तक लॉस में थी अब यहाँ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। कंपनी को लगभग लास्ट फाइनेंशियल यानी कि FY24 के अंदर 86 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है कंपनी ने। हालांकि FY23 में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं थी, हालांकि लॉस भी बहुत ज़्यादा छोटा था कंपनी का, लगभग 7 लाख के आसपास का लॉस था। पर इस कंपनी ने इस साल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है और लगभग 86 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम लोग एबिटा की बात करें यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो कंपनी का लास्ट ईयर जो एबिटा था वो 231 करोड़ का था, जो कि इस साल 405 करोड़ का हो चुका है। यानी कि लगभग 75% का ग्रोथ है इनके एबिटा के अंदर। क्योंकि हमने देखा भी ऊपर यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छे तरह से यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एबिटा के अंदर भी काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है वो लास्ट ईयर 65% का था, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर एबिटा मार्जिन है, जो कि इस साल 71% का हो चुका है। यानी लगभग 603 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है। तो यानी कि लास्ट 2 ईयर के हम लोग फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी बड़ी अच्छे तरह से फट रही है यहाँ पर, यानी बहुत अच्छी तरह से कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी क्योंकि लॉस में थी तो यहाँ पर प्रॉफिट के मार्जिन नहीं निकाल पा रहे हम लोग, नेगेटिव मार्जिन था। और हम लोग तो कंपनी क्योंकि लास्ट ईयर तो लॉस में थी तो हम लोग इस साल के अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की देखें तो कंपनी को लगभग 15.4% का यहाँ पर नेट मार्जिन है, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें लास्ट ईयर से। तो ये बेसिक कंपनी का फाइनेंशियल्स थे, यानी कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी को पहले से काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं जो कि कंपनी के लिए वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम लोग पीई देखें तो कंपनी का जो पीई बन रहा है इस हिसाब से, क्योंकि इनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 0.91 का है, तो इस हिसाब से इनकी जो पी रेशियो बन रही है वो लगभग 258 के आसपास का बन रही है। यानी 258 का पी बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर हम लोग इसके पीयर्स को देखें यानी कि एवरेज हम लोग और पीयर्स का देखें तो इन्होंने कंपनी अपने DRHP में शोकेस कर रखा है कि इनको इंडस्ट्री का जो पी है वो लगभग 43 के आसपास का है। तो इंडस्ट्री का पी 43 के आसपास का और कंपनी का पी जो है वो 257 के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर है। तो यहाँ पर सिर्फ पी के अगर बेस पे देखें तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। पर सिर्फ पी को हम लोग बेस पे हम लोग जजमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं, अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के और सब्सिडरीज वगैरह भी हैं, कंपनी ने यहाँ पर DRHP के अंदर लिस्ट कर रखा है। कंपनी की अभी बेसिकली 2 सब्सिडरीज हैं, एक है कोंकण सोलर सिस्टम जो कि कोची में इनका है प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा इनका CRL टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ये दोनों सब्सिडरीज को फुल्ली ओन करती है। तो दोस्तों अब तक हमने एजिस ग्लोबल टर्मिनल्स का बिजनेस मॉडल, इसका रेवेन्यू मॉडल और इसके कुछ हमने बेसिक फाइनेंशियल्स को देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसके अदर कॉम्पिटिटर के साथ, इसे कंपैरिजन करते हैं, साथ साथ हम देखेंगे ये कैसे बाकियों से यूनिक है और कैसे अलग है। तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटा सा एक कंपैरिजन टेबल दिखाया है, हालांकि यहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल नहीं था, पर जो भी डेटा अवेलेबल था उसके बेस पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें कि एजिस वोपेक टर्मिनल का मेन बिजनेस के सेगमेंट जो है उनका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, तो इनका 100% जो फोकस है वो स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए होता है। और IMC लिमिटेड की बात करें तो इनका भी सेम फोकस है ये कि ये भी लिक्विड गैसेस और जो भी अदर केमिकल्स स्टोर कराने के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम लोग अडानी पोर्ट की बात करें तो अडानी पोर्ट जो है उसका ये एक छोटा सेगमेंट है सर्विस प्रोवाइड कराना, क्योंकि इनका जो मेन है बिजनेस वो ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है, यानी पूरे पोर्ट को ऑपरेट करते हैं ये लोग, और इनका एक छोटा सर्विस है जो प्रोवाइड कराते हैं ये स्टोरेज के लिए। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है प्राइवेट, जो कि ये पूरे पोर्ट को ऑपरेट करता है, और ये भी सेगमेंट है इनका छोटा सा जहाँ भी प्रोवाइड कराते हैं स्टोरेज सर्विसेज का। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एजिस वोपेक टर्मिनल जो है उसका एक क्लियर कॉम्पिटिटर जो है वो IMC लिमिटेड यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अडानी पोर्ट और JSW का जो सेगमेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर हम लोग एजिस वोपेक टर्मिनल्स और IMC में अगर कंपेयर करते हैं तो IMC लिमिटेड जो है उसका बेसिकली जो उसका फोकस एरिया है वो ईस्टर्न इंडिया के अंदर ही है अभी, ये मतलब ये ज़्यादा भी पैन इंडिया में फैले नहीं है। लेकिन हम लोग एजिस की बात करें तो ये पैन इंडिया के अंदर पूरा सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करें इंडिया की या वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, इनकी जो टर्मिनल्स है वो हर जगह मौजूद है, यानी हर जगह ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि टर्मिनल्स के ऊपर ही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्मिनल्स इसके पास मौजूद है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्मिनल जो है वो एजिस वोपेक के पास ही है, हर टर्मिनल एजिस वोपेक के पास है। दोस्तों यहाँ पर टर्मिनल का मतलब ये होता है कि पोर्ट में एक स्पेशल फैसिलिटी एरिया होता है जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का सारा प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एजिस वोपेक के पास लगभग 18 टर्मिनल है। IMC की बात करें तो लगभग यहाँ पे इनके पास 12 के आसपास का टर्मिनल है। अडानी की बात करें तो इनके पास 10+ है, और JSW के पास भी लगभग 10+ टर्मिनल इनके पास मौजूद है। बात करें कि LPG स्टोरेज के अंदर किसके पास मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, तो बाकियों का डेटा एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एजिस वोपेक टर्मिनल का यहाँ पर इनका DRHP के अंदर क्लियरली जो है इनका मार्केट कैप्चर परसेंटेज उन्होंने दिखा रखा है, इन्होंने बाकी कॉम्पिटिटर का नहीं दिखाया था। तो यहाँ जो डेटा अवेलेबल था उसके बेस पे यहाँ पर एजी वोपेक का जो मार्केट कैप्चर परसेंट है वो लगभग 12% के आसपास है, यानी कि लगभग मान लीजिए इंडिया के अंदर टोटल 100% जो है वो LPG स्टोर किया जा रहा है, तो लगभग 12% का जो तेल है वो इनके पास, जो 12% का केमिकल है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है वो इनके पास स्टोर होता है अंदर। इसके बाद अगर हम लोग लिक्विड स्टोरेज सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी लगभग हमारा एजिस वोपेक ने लगभग 26% के आसपास का जो मार्केट है उसको कैप्चर कर रखा है लिक्विड स्टोरेज के अंदर।
और जो हमारा एजिस वोपेक है, जैसे आपको मैंने बताया, ये एक वेंचर है, यानी कि इसको रन किया जा रहा है 2 मेन कंपनीज के साथ। एक हमारा रॉयल वोपेक है। तो हमारा जो एजिस वोपेक टर्मिनल है वो एक जॉइंट वेंचर है, जो कि मेनली 2 कंपनीज द्वारा यहाँ पर फुल होली ऑन किया जा रहा है। वो हमारा एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड है और दूसरा रॉयल वोपेक है, जबकि यहाँ पर बाकी अदर कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी डेटा शोकेस करा है, या फिर जो भी डिटेल आपको मैंने बताई है, ये सारा डेटा जो है वो DRHP के अंदर से ही मैंने निकाले हैं। यानी कि जो भी DRHP में मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अब क्योंकि कंपनी का जो है वो एक्चुअल कंप्यूटर जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो IMC लिमिटेड है उसका जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, दैट्स हम लोग क्लियरली कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हैं कंप्यूटर के साथ। और मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा कंप्यूटर वो एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड के साथ कंपेरेबल में नहीं है। दैट्स वाई कंपनी ने अपने DRHP में किसी के साथ कंपेयर नहीं करा है। तो दोस्तों, फाइनल हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं, इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस IPO के स्ट्रेंथ ही या फिर एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे बढ़िया बात ये है, कंपनी के जो कंप्यूटर है वो मार्केट के अंदर बहुत ही कम है। या तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या फिर जो है वो बिल्कुल उस सेगमेंट के अंदर वर्क नहीं करते हैं। जैसे हमारा अडानी पोर्ट हो गया, फिर JSW इंफ्रा हो गया, इनका सेगमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा हम लोग एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड का अगर हम लोग LPG और लिक्विड प्रोडक्ट्स के स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, सो एज ऑन 31 दिसंबर 2024, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास लगभग 1.50 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक जो कि लिक्विड के लिए, एंड 17,800 मेट्रिक टन फॉर LPG गैसेस के लिए स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी जो है क्लेम करती है कि कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अंदर टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पिपावा या फिर कंडला, हाल्दी, कोची और मैंगलोर जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स में इनके पास टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने कंपनी का फाइनेंशियल्स भी देखा है, कंपनी के पेट मार्जिन, नेट मार्जिन या फिर रेवेन्यू की बात करें तो कितना अच्छा खासा तरीके से ग्रो करा है। साथ ही साथ कंपनी को IR की तरफ से, यानी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से AA रेटिंग इनको मिली है कंपनी को। तो ये कंपनी के कुछ एडवांटेजेस थे, पर इसके साथ साथ हम लोग इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न इनका था वैल्यूएशन वाला मैट्रिक्स, जो कि हमने इनका P रेशियो देखा था, जो कंपनी का लगभग 250 प्लस आ रहा था। जबकि यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो लगभग 43 के आसपास आ रही है, जो कि कंपनी का 250 प्लस है, और यहाँ पर एवरेज जो है वो 43 है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे P का जो है वैल्यूएशन हमें दिखाई दे रहा है। तो P के बेस में तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग कंपनी के नेटवर्थ और उसके शेयर्स को डिवाइड करते हैं तो लगभग जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 10.48% के आसपास की आ रही है। इसके अलावा दो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि हम लोग के पास पूरा तरीके से डेटा अवेलेबल नहीं था यहाँ पे अदर कॉम्पिटिटर्स का, जिससे हम लोग कंपेरिजन कर पाएँ। हालांकि जो भी डेटा है उसके बेस पर हमने कंपेयर करा। और दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड का यहाँ पर IPO का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और इंक्लूड करूँ या फिर कुछ चीज़ एक्सक्लूड करूँ, तो जो भी आपके सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और IPOs के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अदर टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि जो भी आप फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं आप इन्वेस्टमेंट करने का या ना करने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपके यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप सलाह जरूर लें, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।